नमस्कार। ये बीए भाग प्रथम इतिहास की कक्षा है। हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की बात कर रहे थे। हमने बात करी थी कि ऐतिहासिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो हम इनमें से पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं। हमने बात की थी पुरातात्विक स्रोत बहुत ही विश्वसनीय हैं क्योंकि इनमें रद्दो बदल करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमने अभिलेखों की बात कर ली थी। आइए आज मुद्राओं की बात करते हैं, या जिसे हम कहें मुद्राएं, मोहरें, यानी कि करेंसी, कॉइन, है ना, सिक्का। ये क्या हो सकता है? मोहरों में इसमें हमने मुद्राएं और मोहरें अलग अलग इसलिए करा है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें जो सील्स मिली हैं उन्हें मोहर कह रहे हैं। तो उसका क्या पर्पस था, वो किस लिए बनाई गई थी? क्या वो सिक्कों के रूप में इस्तेमाल कर किया जाता था या उनको केवल निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था? ये कह सकना अभी विद्वानों के लिए मुश्किल है, इसलिए हम उन्हें मोहर की कैटेगरी में रख रहे हैं, मोहर के वर्ग में रख रहे हैं। सिक्कों की हम मोटे मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। तो भारत के सबसे प्रारंभिक सिक्कों को पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्के कहा जाता है। आहत क्योंकि उन पे चोट मार के, छेनी और हथौड़ी से उन पे चोट मार मार के उन पे निशान बनाए जाते थे, इसीलिए उन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्के कहा जाता है। इनके शुरू होने का समय बताया जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इन सिक्कों को यह नाम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में दिया था। ये मुख्य रूप से चांदी के बने हुए हैं और कुछ सिक्के तांबे, कॉपर के भी बने हुए हैं। इस काल में हमें सोने के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इन सिक्कों पर कोई भी हमें लेख नहीं मिलता है, इन पे कुछ भी लिखा नहीं गया है, केवल कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, निशान बनाए गए हैं, और इनका समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। भारत में सबसे पहले लेख लिखे हुए सिक्के, यानी जिन पे कुछ लिखा गया हो, ऐसे सिक्के हमें मिलते हैं इंडो ग्रीक शासकों के, हिंद यवन शासकों के। भारत में सोने के सबसे पहले सिक्के हमें मिल रहे हैं। मिनेंडर राजा था, उसकी रानी थी एगुथिक्लिया। उसने जो सिक्के चलाए वो सोने के सिक्के थे। ये भारत के सबसे पहले सोने के सिक्के थे। हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें यहाँ बनाया गया था या देश के बाहर बनाया गया था। भारत में वास्तविक रूप में सोने के सिक्कों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है विम कटफसिस को, जो कि एक कुषाण शासक था। बाद में कुषाणों ने इन सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चिन्ह, उनका अंकन करना शुरू कर दिया। भारतीय देवी देवताओं में जो कि कुषाण राजाओं के सिक्कों पर पाए जाते हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं शिव, जिनको ओइशो कहा जाता था। शिव को नाम दिया गया था ओइशो। कनिष्क भारत का ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर, वह भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसके सिक्कों पर हमें बुद्ध का अंकन मिलता है, बुद्ध का फॉर्म बना हुआ मिलता है, बुद्ध का चित्र मिलता है, और बुद्ध को वो कहते थे वूडो। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी सोने के सिक्के गुप्त काल में चालू किए। यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसके सिक्के पर राजा और रानी दोनों का चित्र हमें मिलता है। भारत में ही नहीं, मतलब अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में ऐसा केवल एक और सिक्का है, राजा विलियम और मैरी का, जिसमें राजा और रानी दोनों का अंकन मिल रहा है। तो एक तो विलियम और मैरी का सिक्का और दूसरा चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुमार देवी का सिक्का। ये दुनिया में 2 ही ऐसे उदाहरण हैं जब राजा और रानी दोनों का चित्र हमें, या दोनों का अंकन हमें सिक्के पर मिल रहा हो। गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों से यह पता चलता है कि उन्होंने शकों पर, गुजरात के शकों पर विजय प्राप्त की थी। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक प्रकार के सिक्के किस राजा ने जारी किए भारत में, तो हम कहेंगे कुमार गुप्त प्रथम ने। गुप्त सिक्कों को
गुप्त सोने के सिक्कों को उस समय दीनार कहा जाता था। भरतपुर के बयाना से खुदाई में हमें बहुत से गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के बाद जो सिक्के जारी किए गए उन्हें गधैया सिक्के कहा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से तांबे और चांदी के सिक्के हैं। ये जो गधैया सिक्के हैं ये मुख्य रूप से तांबे और चांदी के सिक्के हैं। इसके अलावा देखिए मोहरें पे हमने बात कर ली कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सील्स हमें प्राप्त हुई हैं उनको हम मोहरें कह रहे हैं। अब उसका उद्देश्य क्या था, क्या वो सिक्का था? ऐसा लगता नहीं है कि वो मात्र एक सिक्का था। हो सकता है वो एक सील लगाने के लिए, निशानी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो सकता है वो एक पहचान पत्र जैसा हो। विशेषज्ञ इस पे अलग अलग राय रखते हैं। तो वो भी हमारे लिए इतिहास के बहुत बड़े स्रोत हैं। उन पर जो चिन्ह मिलते हैं, जो आकृति मिलती है, जो लेख मिला है वो तो हम नहीं पढ़ पाए अभी तक। मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ जो प्राप्त होती हैं उनका पत्थर कौन सा है, वो पत्थर मिलता कहाँ से था। अच्छा, फिर बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिन पे नीचे कोई लेख लिखा हुआ हो, उनके पेडेस्टल पर कोई लेख लिखा हुआ हो, तो उस लेख से हमें जानकारी मिल जाती है बहुत सी। उस मूर्ति ने क्या कपड़े पहन रखे हैं, उसकी वेशभूषा क्या है, कैसे बाल बना रखे हैं, कैसे आभूषण पहन रखे हैं। अगर वो किसी देवी देवता की मूर्ति है तो उनके हाथ में क्या आयुध पकड़े हुए हैं। ये सारी बातें उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वासों पर, उस समय की वेशभूषा पर, उस समय की संस्कृति पर बहुत अधिक प्रकाश डालती है। इसलिए मूर्तियाँ सांस्कृतिक इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें देती हैं। अगर मूर्तियों पर कोई लेख लिखा है तो वह मूर्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसका काल पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। मूर्ति किस पत्थर की बनी है, काले पत्थर की बनी है तो हम स्रोत ढूंढते हैं कि वो काला पत्थर कहाँ से लिया गया होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मथुरा सैंडस्टोन जो मथुरा से प्राप्त होता था वो पिंक कलर का होता था, या फिर रेड एंड वाइट होता था, लाल उस पर सफ़ेद बुंदकियाँ। तो पता चलता है वो मथुरा से लिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय पत्थर कहाँ से लाया जाता होगा, किस तरह लाया जाता होगा। इस तरह बहुत से बातों से इतिहास को ढूंढने में, जानकारी ढूंढने में हमें सहायता मिलती है। एक मूर्ति जो विशेष रूप से इतिहास के विद्यार्थियों को जाननी चाहिए वो है दीदारगंज की यक्षी और परखाम का यक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हुए। अवशेष में हम कोई भी अवशेष ले सकते हैं। मूर्ति का टुकड़ा हो सकता है, इसमें बर्तनों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन के अवशेष भी हो सकते हैं। पुराने लोग, जो उस समय के लोगों ने जो बर्तन इस्तेमाल किए होंगे उनको फेंकने के बाद वो टूट गए। उन टूटे हुए बर्तन भी हमारे लिए इतिहास की जानकारी का स्रोत हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे ये जान पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने मिट्टी को पकाया होगा। क्या जो वो बर्तन हैं किस तरह की मिट्टी के हैं, चिकनी मिट्टी के हैं क्या, उन्हें किस तरह पकाया गया, उनकी तकनीक क्या थी पकाने की। इस आधार पर भी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर पढ़ाई हो जाती है, उनका अध्ययन हो जाता है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के आधार पर विशेषज्ञ ये जान लेते हैं, विशेषज्ञ उस टाइम पीरियड को जान लेते हैं जब उन बर्तनों का निर्माण हुआ। इस तरह की बहुत सी मिट्टी के बर्तन हैं, इनके कई वर्ग बना रखे हैं, जैसे कि रेड एंड वाइट वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑकर कलर्ड पॉटरी मतलब गेरू रंग के, इस तरह से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। इस तरह से मृदभांडों पर अध्ययन हो जाता है।
इमारत के अवशेष हों, कोई आभूषण का अवशेष हो, कोई धातु का अवशेष हो, ये सारे अवशेषों से हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। स्मारक तो प्राचीन काल से हमें मिलते रहे हैं। हमें मंदिरों के अवशेष जो मिलते हैं, हमें मंदिरों के, बावड़ियों के, कुओं के, महलों के, ये सभी जो अवशेष मिलते हैं उस समय की तकनीक, वो महल कितना बड़ा था, वो स्तूप किस राजा ने बनवाया, अगर कोई स्तूप बनाया है, कोई मंदिर बनाया है, किस राजा ने बनाया है, क्या कोई अभिलेख प्राप्त होता है उसके बारे में। तो उस समय के धार्मिक विश्वासों की, उस समय की संस्कृति की बहुत सी जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये थे पुरातात्विक स्रोत। अगली कक्षा में हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे।